नमस्कार प्यारे बच्चों, टीम प्रिंस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। अपन लगातार भारत की ज्योग्राफी के बारे में सामान्य जानकारियाँ एकत्र कर रहे हैं। आज एक बार फिर आपसे रूबरू हो रहे हैं हम। पिछली सब क्लासों में अपन ने भारत के भौगोलिक क्षेत्र की कुछ विशेषताओं के बारे में जानकारी ली थी। आज एक बार फिर कुछ ऐसे विषयों पर आपसे बातचीत कर रहे हैं। चलिए, तो आज मैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण द्वीप, जिनको मैंने अंडमान और निकोबार में तो कुछ कवर करवाया ही है आपको, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे द्वीप बच गए हैं जिनकी चर्चा करना ज़रूरी है। तो आज एक बार फिर मैं आपसे उन कुछ महत्वपूर्ण द्वीपों के बारे में अध्ययन करना चाह रहा हूँ। चलो देखिए, भारत जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसी में कुछ महत्वपूर्ण द्वीप और हैं। जैसे देखिए, अपने पास भारत जो प्रायद्वीपीय भाग है वो यहाँ से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, और इधर से ऐसा कुछ है। इस प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन से द्वीप और महत्वपूर्ण हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा करना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए, ये जो क्षेत्र है यहाँ कुछ द्वीप हैं, ठीक है, जिसमें दो द्वीप आपके महत्वपूर्ण हैं। दो द्वीप बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक का नाम है केडिया बेट, केडिया बेट, और दूसरा याद बहुत आसानी से हो जाएगा, वो है एलिया बेट, एलिया बेट। आलिया भट्ट वैसे याद कर लो तो ये हो जाएगा एलिया बेट, ये हो जाएगा केडिया बेट। दो द्वीप याद हो गए। यानी ये जो अपना महाराष्ट्र, उस महाराष्ट्र से ऊपर गुजरात के आसपास और महाराष्ट्र के बीच दो महत्वपूर्ण द्वीप हैं, आपको याद करना है। जो कौन कौन से हैं? एक है केडिया बेट और एक है एलिया बेट। इतना याद कर लो, आलिया भट्ट, बस आलिया भट्ट नाम से दोनों याद हो जाएंगे। कौन से? एलिया बेट और केडिया बेट, दोनों समझ में आ जाएंगे। याद करना ये कहाँ कहाँ है बस, बाकी ज़्यादा इनके बारे में कोई महत्वपूर्ण बातें आपको समझनी नहीं है। उसके बाद थोड़ा नीचे चलेंगे तो महाराष्ट्र में दो द्वीप हैं, और ये द्वीप बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक ऊपर है, एक थोड़ा इससे नीचे है। ध्यान समझना है, ये जो द्वीप है ये तो किनारे पर है, लेकिन ये थोड़ा अंदर जाके है। जो अपन एक राजनीतिक मानचित्र लेते हैं, उस राजनीतिक मानचित्र में ये नहीं दिखाए हुए आते, लेकिन अगर आप एक प्राकृतिक मानचित्र किसी भारत का लेओगे, उसमें ये द्वीप आपको दिखाई दे सकते हैं। या गूगल मैप अगर अपन सर्च करेंगे तो उस पर अंदर की साइड जो है ना, वहाँ है ये दोनों। ये थोड़ा अंदर है और ये और ज़्यादा अंदर है। ये जो द्वीप है और ये जो द्वीप है, इस द्वीप का नाम है एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप। कौन सा द्वीप है? एलिफेंटा द्वीप। और ये जो द्वीप है इसका नाम है सैलसेट द्वीप, सैलसेट द्वीप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप इसलिए है क्योंकि ये जो सिलिसेट द्वीप है इस पर मुंबई स्थित है। मुंबई कौन से द्वीप पर है? मुंबई जो आपका बसा हुआ है वो इस सिलिसेट द्वीप पर है, समझ गए। और ये जो द्वीप है ये नीचे है, मुंबई के आसपास नहीं, मुंबई से अंदर की साइड में है ये थोड़ा द्वीप, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सैलसेट जो द्वीप है उस पर कौन स्थित है? वो आपका है मुंबई। अब ध्यान ये रखना है आप लोगों को कि मुंबई जो है उसके नीचे जितना बड़ा द्वीप है, आप मैप में अगर गूगल मैप में सर्च करोगे तो सिलिसेट द्वीप आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा और मुंबई थोड़ा साइड में दिखाई देगा, लेकिन ध्यान रखना है मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है? सैलसेट द्वीप पर स्थित है। अब देखिए, एलिफेंटा जो आपका द्वीप है, ये एलिफेंटा द्वीप है इस सैलिसेट द्वीप से, यानी मुंबई ऊपर रह जाता है, उस मुंबई के नीचे जो है ना, थोड़ा सा और नीचे अंदर की साइड, इसमें अंदर की साइड पानी जाता है समुद्र का, तो उसके अंदर एक द्वीप स्थित है, वो है एलिफेंटा द्वीप। अब देखो, इनका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा है। क्या है? ऐतिहासिक महत्व इसलिए है, महाराष्ट्र में आपको मालूम है कौन से वंश ने यहाँ शासन किया था? मराठाओं ने किया था। यहाँ क्या किया था? मराठा। इस क्षेत्र में मराठाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, आपको ये याद होना चाहिए। मराठा और अंग्रेजों के बीच में जब आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, कौन से युद्ध? आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल का मतलब अंग्रेज है, ठीक है। आजकल आप पढ़ते हो आंग्ल भारतीय, इसका मतलब ये अंग्रेज है। आंग्ल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अंग्रेजों के लिए। आंग्ल और मराठों के बीच में जब युद्ध हुए थे तो आपको ध्यान रखना है, ये दोनों जो द्वीप थे मराठा और आंग्लों के बीच में एक संघर्ष का कारण रहे हैं, और अंत में मराठों ने ये दोनों द्वीप किन को दे दिए थे? अंग्रेजों को दे दिए थे। आपको ये भी ध्यान रखना है। दोबारा सुन लो, सबसे पहले ऊपर जो द्वीप है वो है केडिया बेट और एलिया बेट,
उसके बीच में महाराष्ट्र में 2 द्वीप हैं, एक सेलसेट द्वीप है जिस पर मुंबई स्थित है, उसके नीचे अंदर की साइड एक द्वीप है एलिफेंटा द्वीप। ये दोनों द्वीप ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जब मराठा और आंग्लों के बीच में संघर्ष चल रहा था, यानी आंग्ल मराठाओं के बीच में युद्ध हो रहे थे शासन को लेकर, उस वक्त अंत समय में जब दोनों आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गए, उसके बाद मराठाओं ने ये दोनों द्वीप किसको दिए थे प्यारे बच्चों? ये अंग्रेजों को दे दिए थे दोनों द्वीप। समझ में आ गया? उसके नीचे जब अपन बढ़ेंगे उसके बाद आएंगे अपन कर्नाटक में। कर्नाटक में एक द्वीप स्थित है यहाँ जिसका नाम है नेत्राणी द्वीप। कौन सा द्वीप है? नेत्राणी द्वीप है। नेत्राणी द्वीप है, ये ध्यान रखना। कर्नाटक में कौन सा द्वीप है? नेत्राणी द्वीप है। इसके बाद नीचे चलोगे तो यहां आओगे आप केरल में। केरल में एक झील है, अगर आपको याद हो तो यहां, इस झील का नाम है वेबनाथ झील। कौन सी झील है? वेबनाथ झील। इस वेबनाथ झील के बीचों बीच, वेबनाथ झील के बीचों बीच आपको याद होना चाहिए यहां एक द्वीप स्थित है जो उस जमाने में अंग्रेजों का नौसेना अड्डा था। अंग्रेजों का क्या था? अंग्रेजों का नौसेना अड्डा हुआ करता था। ये अंग्रेजों का नौसेना अड्डा। और वर्तमान में क्या है? वर्तमान में यहां भारतीय नेवी का प्रशिक्षण केंद्र है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। प्रशिक्षण केंद्र है। तो ये वेबनाथ तो झील है, इस झील के बीचों बीच यहां एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप। बात समझ में आ गई आप लोगों को? दोबारा सुन लो। ये अंग्रेजों के समय में, या केरल में आप समझो, केरल में एक झील है जिसका नाम है वेबनाथ झील। बहुत इंपॉर्टेंट झील है ये वेबनाथ झील। इस वेबनाथ झील के एकदम बीचों बीच एक द्वीप स्थित है जो उस जमाने में जब अंग्रेज यहाँ शासन करते थे उस समय अंग्रेजों का क्या था? ये एक नौसेना अड्डा था। और आपको इतना मालूम होना चाहिए अंग्रेजों की नेवी जो थी ना वो बहुत ताकतवर थी, इसी वजह से वो हमारे यहाँ शासन कर पाए। और इसी वजह से ही दुनिया के अधिकांश 3/4 देशों पर उनका अधिकार था। और ये कहा जाता है कि अंग्रेजों का सूर्य कभी उदय नहीं होता था। इसका मतलब पृथ्वी जिधर जिधर सूर्य के सामने आती थी उन सब देशों पर अंग्रेजों का क्या था? शासन था। समझ में आ गई ना? ये उस जमाने में उनके जो राष्ट्रपति थे या प्रधानमंत्री जो एटली थे, क्लीमेंट एटली, उनका ये वक्तव्य है। क्लीमेंट एटली और चर्चिल, आप लोगों को 2 नाम याद होने चाहिए, ठीक है? चर्चिल और एटली, क्लीमेंट एटली, ठीक है? भारत को आज़ादी मुख्य रूप से एटली ने दिलवाई थी और चर्चिल ने ये कहा था, ठीक है, कि हमारे यहाँ क्या नहीं होता है, कभी सूर्य अस्त नहीं होता है। लेकिन आप देख सकते हो घमंड करने वालों का क्या होता है। तो ये समझना है आप लोगों को, यहाँ की अंग्रेजों का नौसेना अड्डा था। कौन सा द्वीप इसके बीचों बीच स्थित है? वेलिंगटन द्वीप स्थित है। और इधर जब आप जाओगे ना तो इधर एक शहर पड़ता है बीच में, कोची। कौन सा शहर है? कोची। इस कोची को इस वेलिंगटन द्वीप से मिलाने वाला जो एक नेशनल हाईवे है, NH है, वो है 47A। क्या है? 47A। ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, कोची शहर को वेलिंगटन द्वीप से जोड़ने वाला एक नेशनल हाईवे है यानी NH है। और ये कौन सा है? NH 47A है। और ये भारत का सबसे छोटा NH है। भारत का सबसे छोटा क्या है? NH है। शायद मेरी बात समझ में आ गई। ये मैंने साइड की थोड़ी बातें आप लोगों को बता दी है। इसके बाद देखो यहाँ इधर आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में यहाँ इधर थोड़ा सा भाग ऐसे निकला हुआ है श्रीलंका की तरफ, आपको ये समझना है। देखो यहाँ नीचे क्या है? श्रीलंका है। और इस श्रीलंका के और भारत के बीच में आप लोगों को मालूम है राम सेतु है। उस राम सेतु के बीच में, इस राम सेतु से पहले ये जो द्वीप है तमिलनाडु में, इसका नाम है पंबन द्वीप। क्या नाम है? पंबन द्वीप है। कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप है। आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ राम सेतु आप लोगों को याद होगा। और ऐसे एक जल संधि है जिसको बोलते हैं पाक जल संधि। क्या है? पाक जल संधि है यहाँ, ठीक है। और धनुष कोटि यहाँ यहीं स्थित है। धनुष कोटि, धनुष कोटि। इसके अलावा इस पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। रामेश्वरम। अब रामेश्वरम क्या चीज़ है आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है,
क्यों नहीं है सुन लो। स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस थे, और रामकृष्ण परमहंस के देहांत के बाद स्वामी विवेकानंद ने यहाँ रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन। और आपको इतना भी बता दूं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना इसलिए की कि जब स्वामी विवेकानंद को अपने गुरु की तलाश थी तो हर रोज रामकृष्ण परमहंस से मिलने कहाँ जाया करते थे, यहाँ एक कालिका माता का मंदिर था, उस कालिका माता मंदिर के रामेश्वरम में हमेशा उनसे मिलने जाया करते थे। कौन? स्वामी विवेकानंद। तो आपको ये ध्यान रखना है। पंबन द्वीप ये स्थित है, इसके आखिरी छोर पर ये पंबन द्वीप है और इसका अंतिम छोर है वो धनुषकोटी है। यहाँ रामेश्वरम स्थित है और रामेश्वरम पंबन द्वीप पर है, और रामेश्वरम में ही रामकृष्ण मिशन की क्या हुई थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। आप लोगों को ये ध्यान होगा शायद, तो आपको रामेश्वरम ध्यान रखना है। इसके अलावा और एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था ये भी आपको मालूम है, तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। आपको इतनी जानकारी होगी मेरे हिसाब से। चलिए इसके बाद पाक जल संधि की आगे मैं थोड़ी देर बाद बात करूँ आपसे। इसके बाद इधर चलते हैं अपन, इधर आंध्रा में जब जाएंगे तो आंध्रा में यहाँ एक झील स्थित है। क्या है? यहाँ एक झील स्थित है जिसका नाम है पुलिकट झील। पुलिकट झील। इस पुलिकट झील में के आगे यहाँ, ठीक है, यहाँ पुलिकट झील के एकदम आगे की ओर एक द्वीप स्थित है। इसका नाम है श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप। हरिकोटा द्वीप है यहाँ। अब इस हरिकोटा द्वीप के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हरिकोटा द्वीप। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर इसरो का जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो यहाँ स्थित है। मैं लिख देता हूँ, इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहाँ स्थित है। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? दोबारा सुन लो एक बार, फिर रिवाइज करवा दूंगा लास्ट में आपको। ये इधर जाओगे तो आंध्रा में, यानी आंध्र प्रदेश, एपी लिख देता हूं मैं, आंध्र प्रदेश में क्या है? पुलिकट झील है। इस पुलिकट झील के ठीक आगे यहाँ एक द्वीप है जिसका नाम है श्री हरिकोटा द्वीप। आप हमेशा सुनते हो जब भी इसरो कोई भी काम करता है और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का नाम आए, आप समझ जाना कहाँ की चर्चा हो रही है, श्री हरिकोटा द्वीप की चर्चा हो रही है। और इस हरिकोटा द्वीप पर ही इसरो का क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। जब आप टेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें आपको जरूर मिलेगा, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी या स्पेस टेक्नोलॉजी जब पढ़ोगे तो उसमें इसरो के बारे में आपको जरूर जानकारी मिलेगी। और इसरो बहुत चर्चा में है, पिछले कुछ समय से लगातार काम कर रहा है बहुत अच्छे भारत के लिए। तो इसरो का जो सतीश अंतरिक्ष केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वो कहाँ है? वो इसी हरिकोटा द्वीप पर स्थित है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। इसके बाद अपन आते हैं उड़ीसा में। कहाँ आते हैं? उड़ीसा में। उड़ीसा में एक झील है, आप लोगों को याद होगा। यहाँ जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ उड़ीसा में एक झील और है जिसका नाम क्या है? सबको मालूम होगा, ठीक है। कौन सी झील है उड़ीसा में? सबको मालूम है। उसके आगे आप लोगों के पास यहाँ इस उड़ीसा वाली चिल्का झील के सामने यहाँ कौन सी झील है? चिल्का झील। सबको याद है ना, ये उड़ीसा में प्रसिद्ध झील है चिल्का झील, ठीक है। यहाँ भी नेवी के जहाज लगातार काम करते हैं। तो इस चिल्का झील के आगे एक द्वीप स्थित है। इस द्वीप का नाम क्या है? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप है, ठीक है। अब सुनिएगा जरा मेरी बात। इस व्हीलर द्वीप का नाम बदल दिया गया और किसके नाम पर कर दिया गया? भारत के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर इसका एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अब्दुल कलाम द्वीप इसका नाम कर दिया गया है। समझ में आ गया? दोबारा सुन लो। यानी उड़ीसा जो है, उड़ीसा में एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील। उड़ीसा में कौन सी झील है? चिल्का झील। उस चिल्का झील के ठीक आगे एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया? क्योंकि यहाँ से, इस व्हीलर द्वीप से भारत की जो मिसाइलें हैं उनका परीक्षण किया जाता है, ठीक है। यहाँ क्या है? मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। कौन से द्वीप से? व्हीलर द्वीप से। जितनी भी मिसाइलों के परीक्षण आप चेक करना जब भी आए, कहाँ से दागे गए? बोले व्हीलर द्वीप से या एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। तो यहाँ पर इसरो का जो प्रशिक्षण केंद्र मान लो या लॉन्च पैड मान लो, वो कहाँ है? यहाँ है। और यहाँ
काम करती है इसरो की एक इकाई, समझ गए। एक इकाई कहाँ काम करती है, यहाँ करती है श्रीहरिकोटा द्वीप पर। एक कहाँ काम करती है, व्हीलर द्वीप पर। शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए एक द्वीप पश्चिम बंगाल में है। जब आप यहाँ जाओगे ना ऊपर, तो यहाँ पश्चिम बंगाल के नीचे एक द्वीप स्थित है। पश्चिमी बंगाल के नीचे एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है गंगा सागर द्वीप। कौन सा द्वीप है, गंगा सागर द्वीप है। प्यारे बच्चों आप जरूर याद रखना इसको, पश्चिमी बंगाल में है, लेकिन ये ध्यान रखना क्योंकि आपने बहुत ही कम पढ़ा होगा, ये द्वीप बहुत ज़्यादा दिया हुआ भी नहीं आता है। तो कौन सा द्वीप स्थित है आपका, वो है गंगा सागर द्वीप। कहाँ है ये, पश्चिमी बंगाल में। समझ में आ गया प्यारे बच्चों आप लोगों को। एक बार फिर देख लो, यहाँ आप लोगों के पास गुजरात है, यहाँ नीचे महाराष्ट्र है। इन दोनों के पास यहाँ दो द्वीप हैं, केडिया बेट और एलिया बेट है। दोनों याद हो जाएंगे, आलिया भट्ट से याद कर लो, केडिया बेट एलिया बेट। फिर यहाँ आओगे आप महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मुंबई जिस द्वीप पर स्थित है वो है सेलसेट द्वीप। बहुत अच्छा है और बहुत एग्जाम में ये पूछा जाता है सवाल कि मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है, तो आपको सीधा याद रखना है मुंबई जो है वो सेलसेट द्वीप पर स्थित है। उसके नीचे अंदर की साइड क्या है, एलिफेंटा द्वीप स्थित है। सेलसेट और एलिफेंटा द्वीप जो है वो इतिहास की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए कि ये सेलसेट और एलिफेंटा जो द्वीप है वो मराठा और अंग्रेजों के समय जब संघर्ष चल रहा था और अंग्रेज और मराठा युद्ध हुए थे, उस समय में मराठाओं ने ये दोनों द्वीप किनको दे दिए थे, अंग्रेजों को दे दिए थे। इसके बाद कर्नाटक में आओगे तो कर्नाटक में एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है नेत्राणी द्वीप। उसके बाद और नीचे आओगे केरल में, तो केरल में यहाँ एक झील है जिसका नाम है वेबनाथ झील। उस वेबनाथ झील के ठीक बीचों बीच एक द्वीप स्थित है जो कौन सा है, वेलिंगटन द्वीप है। उस वेलिंगटन द्वीप की क्या विशेषता है कि ये कोई ज़माने में जब अंग्रेज यहाँ शासन करते थे उस समय अंग्रेजों का नौसेना अड्डा था। वर्तमान में भारतीय नौसेना का ये क्या है, प्रशिक्षण केंद्र है। एक ये जो वेलिंगटन द्वीप है ये, और इस इधर एक शहर है जिसका नाम है कोची। इन दोनों को जोड़ने वाला एक नेशनल हाईवे है। क्या है, नेशनल हाईवे। इस नेशनल हाईवे का नाम है NH-47A और ये भारत का सबसे छोटा NH है, आपको ये जानकारी होगी। फिर यहाँ नीचे तमिलनाडु में और श्रीलंका के बीच में इधर एक द्वीप जिसका नाम है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप का लास्ट जो छोर है वो है धनुषकोटी, ठीक है। और पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। रामेश्वरम क्यों जाना जाता है, आपको याद है, APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने यहाँ की थी अपने गुरु के देहांत के बाद। फिर ऊपर चलोगे तो आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है। ये पुलिकट झील जो है उसके ठीक आगे एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। कौन सा है, श्रीहरिकोटा द्वीप, जिस पर इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों द्वीप। फिर ऊपर चलोगे तो उड़ीसा में एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील। चिल्का झील जो है उसके आगे एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप को आजकल APJ अब्दुल कलाम द्वीप भी कहा जाता है। और यहाँ से जो इसरो का है वो प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, यानी यहाँ से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है समुद्र के रास्ते। फिर यहाँ ऊपर चलोगे तो पश्चिम बंगाल में एक द्वीप है जिसका नाम है गंगा सागर द्वीप। एक बात और समझना प्यारे बच्चों, जब आप इस व्हीलर द्वीप से थोड़ा सा ऊपर यहाँ देखोगे ना तो यहाँ आपको एक द्वीप और मिलेगा जिसका नाम है चांदीपुर द्वीप। क्या नाम है, चांदीपुर द्वीप स्थित है। ये भी उड़ीसा में ही है, ध्यान रखना। यानी व्हीलर द्वीप और ये दोनों जो हैं ये कहाँ स्थित है, ये दोनों उड़ीसा में है। और पश्चिमी बंगाल में कौन सा है, गंगा सागर द्वीप है। तो मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को ये जो द्वीप शेष बच गए थे अंडमान और निकोबार के अलावा उन द्वीपों के बारे में जानकारी दी है। जल्दी जल्दी रिवाइज करो, केडिया बेट, एलिया बेट, नेत्राणी, वेलिंगटन, पंबन द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, व्हीलर द्वीप, चांदीपुर द्वीप और गंगा सागर द्वीप। समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ी सी और आगे चर्चा करते हैं। एक चर्चा, द्वीप किसे कहते हैं और प्रायद्वीप किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा मैंने पीछे वीडियो में आपको बता दी है। और बड़े बड़े एग्जाम में इनके बीच में अंतर आता है कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं और द्वीप किसे कहते हैं, दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो आपको याद रखना है इन चीज़ों को। अगली बात अपन करते हैं खाड़ी की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, खाड़ी की। खाड़ी किसे कहते हैं आपको याद है क्या? देखिए मैंने ये बताया था कि एक भाग जो चारों ओर से जल से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। दोबारा सुन लेना। फिर एक ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिरा हो, तीन ओर से, नीचे से नहीं हो, ये तीन ओर से नहीं है, ये चारों ओर से जल से घिरा है, ये तीन ओर से जल से घिरा है, इसे प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। और आपको बताया था अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा है, ठीक है। अरब द्वीप जो है वो, और आप लोगों को सारी जानकारी इसके बारे में मैंने बता दी है। अब बात करना चाह रहे हैं अपन खाड़ी।
खाड़ी एक ऐसा क्षेत्र होता है, क्या होता है? खाड़ी एक ऐसा क्षेत्र होता है जो तीन ओर से भूमि से घिरा हुआ हो। खाड़ी क्या है? ऐसा जलीय क्षेत्र, ऐसा जलीय क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिरा हो, क्या कहलाता है? खाड़ी कहलाती है। जैसे देखो अपन बात कर ही लेते हैं, यहां से जब प्रायद्वीपीय भारत अपन बनाते हैं, ऐसे कुछ अपना प्रायद्वीपीय भारत है, तो खाड़ियों के एग्जाम्पल बता देता हूं। पहले तो एक तो आपको याद ही होगा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। एक आपको याद होगा खंबात की खाड़ी। किसकी खाड़ी? खंबात की खाड़ी। ठीक है, इससे अगला आप लोगों को याद होगा, 1 नंबर आ गया, 2 नंबर आ गया, 3 नंबर, एक है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। ठीक है, अब देखिए ये जो क्षेत्र है आपका, इधर इसको थोड़ा सा ऐसे अंदर की साइड बनाना है और फिर ऐसे है ये। ठीक है, यहां ध्यान रखना, ये अंदर की ओर जाता है फिर थोड़ा नीचे आता है। ये जो यहां भाग स्थित है ये जलीय भाग है। ठीक है, ये कौन सा भाग है? जलीय भाग है, अंदर की ओर। ये भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भाग आपका कौन सा भाग है? ये है आपका खंबात की खाड़ी। कौन सा है? खंबात की खाड़ी, याद रह जाएगा ना। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहां तीन ओर से भूमि से घिरा हुआ है, ये भाग देखो आप, तीन ओर से भूमि से घिरा हुआ है, इस भाग को कहते हैं कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी कहते हैं। और इधर ये जो पश्चिमी बंगाल के नीचे वाला क्षेत्र है यहां, वो भी तीन ओर से भूमि से घिरा हुआ है, इस क्षेत्र को कहते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, याद रह जाएगा शायद आप लोगों को, या नहीं रहेगा। अब देखिए मैंने एक बात कही थी आपसे, जल संधि। जल संधि किसे कहते हैं ये और सुन लो। जल संधि, जल संधि कहते हैं जो दो जलीय भागों को तो क्या करती है? जोड़ती है, और दो भूमि क्षेत्रों को अलग अलग करती है। जैसे मान लो एक ये भूमि का टुकड़ा है और एक ये भूमि का टुकड़ा है, इधर जल वाला क्षेत्र है, इधर जल वाला क्षेत्र है, इन दोनों के बीच में ये ऐसे कोई चीज जो जोड़ने वाली है इन दोनों को, इसको कहा जाता है जल संधि। क्या कहते हैं इनको? जल संधि। ये क्या करती है? दो जलराशियों को तो जोड़ती है, दो जलराशियों को तो जोड़ती है, और दो भूमि क्षेत्रों को क्या करती है? अलग अलग करती है। इसे क्या कहा जाता है? जल संधि। भारत में ये आपको बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, कौन सा द्वीप है? ये पंबन द्वीप है। इस पंबन द्वीप और श्रीलंका के यहाँ बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है पाक जल संधि। कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि, या इसे कौन सा डमरू बोलते हैं? पाक डमरू भी इसे बोलते हैं, पाक डमरू इसे कहा जाता है। शायद बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों आपको। ये पंबन द्वीप है और इधर श्रीलंका है, श्रीलंका और इसके बीच में इन दोनों को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसे क्या कहा जाता है? पाक जल संधि, या इसे पाक जल डमरू कहा जाता है। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए बंगाल की खाड़ी कहाँ है? वो रही। खंबात की खाड़ी कहाँ है? ये रही। कच्छ की खाड़ी कहाँ है? यहाँ है। अब ये वाला जो भाग है ना, जो आपको गुजरात के अंदर दिखाई देता है, ये कच्छ का रन है एक तरीके से। क्यों है? क्योंकि यहाँ सफ़ेद एकदम खारे नमक की क्या रहती है? चादर ढकी रहती है। इस क्षेत्र में क्या रहता है? सफ़ेद नमक की चादर ढकी रहती है। सफ़ेद नमक की चादर यहाँ ढकी रहती है। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। समझ में आ गई ना बात? तो खाड़ी आपको समझ में आ गई। भारत के सापेक्ष में इतनी खाड़ियाँ हैं, और आप लोगों को मैंने एक जल संधि भी बताई है, पाक जल संधि। समझ में आ गया? और कई जल संधियाँ और आप लोगों को याद करनी है। एक सबसे बड़ी जल संधि है, वो है मलक्का जल संधि। कौन सी है? आपसे कोई पूछ ले सबसे बड़ी जल संधि कौन सी है, तो याद रखना है आपको, मलक्का जल संधि है। विश्व की सबसे बड़ी जल संधि कौन सी है? मलक्का जल संधि है। अगर आपसे कभी कोई पूछ ही ले कि विश्व की सबसे बड़ी जल संधि कौन सी है, तो आपको याद रखना है वो है मलक्का जल संधि।
अब ये मलक्का जल संधि कहाँ है और क्या महत्व, आपको जानकारी है क्या, मैं बता देता हूँ। मैंने जब आपको कभी पीछे वीडियो में अगर बताया है तो चीन 1971 में जिस युद्ध से पाकिस्तान की सहायता करना चाहता था, जो द्वीप यहाँ स्थित है, देखो नीचे इंडोनेशिया है आपका, इंडोनेशिया के रास्ते ये जो क्षेत्र है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, इधर है एक तरफ मलेशिया एक तरफ है इंडोनेशिया, मलेशिया और इंडोनेशिया के रास्ते हिंद महासागर को जोड़ने वाली, किसको जोड़ने वाली, हिंद महासागर को, हिंद महासागर का प्रवेश द्वार कह सकते हो आप इधर की साइड से इसको, यानी इधर से ये जो क्षेत्र है इससे मलेशिया और इंडोनेशिया के रास्ते होकर हिंद महासागर को जोड़ने वाला जो रास्ता है वो मलक्का जल संधि है। 1971 में इसी के रास्ते आते हुए चीन पाकिस्तान की सहायता करना चाहता था, लेकिन भारत ने चीन को चेता दिया कि अगर आपने पाकिस्तान की सहायता करनी चाहिए तो हम इस जल संधि को क्या कर देंगे, हमेशा के लिए बंद कर देंगे और हिंद महासागर के रास्ते आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर चीन वापस 1971 के युद्ध में सहायता नहीं कर पाया था पाकिस्तान की, और उसके बाद ही भारत के चारों तरफ उसने स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति को लागू किया था। आपको मैंने पूरे विस्तार से स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति, मोतियों की माला के बारे में बता दिया है। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों खाड़ी जल संधि और महत्वपूर्ण द्वीपों के बारे में अपन ने अध्ययन किया। अगली क्लास में फिर एक महत्वपूर्ण विषय के साथ आप सबके साथ मैं रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। मेरी आशा है आप सब खुशी से इन वीडियो को देख रहे होंगे और आप अपने जीवन में इसी प्रकार हमेशा प्रगति करते रहें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।